अब समझते हैं कि व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायर्ड। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। उससे पहले हमें थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने क्या बोला, एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज करिए आपके पास एक कॉफी है, एक कप ऑफ कॉफी, ये आपके पास एक गर्म कॉफी है। सपोज करिए इस कॉफी के अंदर 100 किलो जूल एनर्जी था। 100 किलो जूल, शुरू में कितना था, 100 किलो जूल एनर्जी था। अब इस 100 में से 10 बाहर चला गया। समझ पा रहे हो, पहले 100 था, बाहर कितना गया, एटमॉस्फेयर में कितना गया, 10। तो 100 से 10 चला गया तो बचा कितना, 90। समझ पा रहे हैं, देखो पहले 100 था, इसमें से 10 बाहर गया तो अंदर 90 बचा, है ना, और बाहर कितना, आउटसाइड कितना हो गया, 10। तो 90 प्लस 10 कितना हो रहा है, अगेन 100। एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, एनर्जी कंजर्व है ना, क्योंकि जितना इसका घटा उतना आपके सराउंडिंग को मिल गया, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या रहा, कंजर्व रहा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अच्छा चलो, अगर इसका उल्टा होता कि एटमॉस्फेयर से 20 किलो जूल की एनर्जी आया कॉफी में, तो एटमॉस्फेयर का 20 घटता तो कॉफी का 20 बढ़ जाता, तो टोटल फिर चेंज नहीं होता। मतलब समझ पा रहे हो, जो एनर्जी ये लॉस करता इसमें से बाहर निकलता तो इसका घटता तो एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता। या इसका उल्टा सोचो कि अगर एटमॉस्फेयर से एनर्जी इस कॉफी में आता तो जो 20 एटमॉस्फेयर का घटा वही कॉफी का बढ़ जाता, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम रहता। टोटल एनर्जी क्या रहता, सेम रहता। समझ पा रहे हैं ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसी नाते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। इसी नाते क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। लेकिन आपको देखिए, आपको चीज समझना पड़ेगा, एक चीज ये कि ठीक है कॉफी हॉट था, हॉट कॉफी था, तो यहां से 10 किलो जूल की एनर्जी सराउंडिंग में चली गई, इससे कोई परेशानी नहीं होगा। भाई आपके पास एक गर्म कॉफी है, कप ऑफ कॉफी, उसको आप एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। और ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉफी में से जो एनर्जी है, हीट है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, जितना कॉफी की एनर्जी घटेगा उतना एटमॉस्फेयर की एनर्जी बढ़ेगा और टोटल एनर्जी बराबर रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है कि नहीं, कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्व हो रही है तो वैलिड है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक गलती हो गई, और वो गलती ये हुआ कि इन्होंने तो कह दिया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, और ये एनर्जी कंजर्व रहता भी है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर एटमॉस्फेयर से 10 किलो जूल की एनर्जी आएगा कॉफी में तो कॉफी का 10 किलो जूल बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर के घट जाएगा। लेकिन क्या आप कभी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने रूम में कॉफी रखा और वो ठंडी होने के बजाय, हॉट कॉफी है, वो ठंडा होने की जगह पे गर्म हो जाए एटमॉस्फेयर का एनर्जी लेके? नहीं होगा ना। गर्म कॉफी है वो ठंडी हो सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के एनर्जी को लेके वो गर्म नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि दोनों पॉसिबल है। समझ पा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा था, केवल उसके नंबर को देखा था। तो टोटल नंबर सेम होना चाहिए, बस वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि भैया अगर 10 इससे बाहर निकलेगा तो 10 इसका घटेगा, तो 10 इसका बढ़ जाएगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर 10 बाहर से आया तो 10 बाहर वाले का घटेगा, तो 10 इसका बढ़ जाएगा, टोटल कांस्टेंट रहा। लेकिन सेकंड लॉ ने कहा कि आप कह तो ठीक रहे हैं कि टोटल एनर्जी बराबर रहेगी, लेकिन जो आप ये वाला कह रहे हो ये गलत है। मतलब समझ पा रहे हो,
इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एनर्जी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब हॉट जो कॉफी है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ठंडी वाली कॉफी अपने आप गर्म हो जाए एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके। समझ पा रहे हैं? तो केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी के लिए कि वो प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं था। इस नाते हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। क्लियर समझ पा रहे क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने केवल क्वांटिटी की बात किया था, इस नाते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और क्या क्या नाम थे? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि वो क्वालिटी की बात नहीं करता। ये चीज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको लिया है, दूसरा एग्जांपल आप इसको समझिए। सपोज करिए इसका मास m है, इसका मास m है ना, और ये नीचे h हाइट आता है। तो आपको मैंने बताया था कि कितना इसके पास एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले ही लेक्चर में। तो सपोज करो ये 100 जूल है ना, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब इसका 100 जूल की एनर्जी घटा, भाई यहां पे ऊंचे पे था, यहां पर ऊंचाई पे है तो ज्यादा एनर्जी है, नीचे गया तो इसका एनर्जी कम हुआ। तो 100 जूल की एनर्जी इस ब्लॉक का घटा, तो इसने क्या किया, ये देखो शाफ्ट को घुमा दिया। शाफ्ट जब घूमा तो यहां पर ये भी घूमा, इसके घूमने से इसके अंदर जो गैस थे वो गैस भी घूमे, गैस घूमा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो उसका एनर्जी बढ़ गया। और वो कितना बढ़ा? एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो 100 जूल की एनर्जी इसकी घटी, वही 100 जूल की एनर्जी इसकी बढ़ गई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत हो गया कि नहीं? नहीं गलत हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो 100 घटा वही 100 तो बढ़ गया, मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड रहा। एनर्जी क्या रहा? कंजर्व्ड रहा। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिबल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा जाता है। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, 100 किलो जूल की एनर्जी जो मुझे यहां पर कमी हुई थी, वो 100 किलो जूल जो इसमें गैस भरा हुआ था उसमें चला गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहा, मानता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। अब ऐसा करो कि जो 100 किलो जूल, जो 100 जूल की एनर्जी थी ना, इस 100 जूल की एनर्जी इस गैस को दे दो और कहो कि भैया ऐसा है 100 जूल की एनर्जी मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जो यहां पे था बॉडी, ये नीचे आया था ये वाला ब्लॉक, अब तुम इसको ऊपर उठा लो। उठा पाएगा? क्या ये उठा सकता है? नहीं उठा सकता। समझ पा रहे हो ना? जब ये नीचे आया था तो इसने इसको घुमा दिया था, लेकिन जब गैस को एनर्जी दोगे तो ये उल्टा नहीं कर पाएगा। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा था कि ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां गड़बड़ कर गया। मतलब उन्होंने क्वांटिटी तो सही कहा था, लेकिन प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस नाते सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। क्लियर है?